हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की वो खबरें पहुंचा रहा है जिनको इंटरनेशनल गोदी मीडिया यानी CNN और BBC जैसे मीडिया आउटलेट्स आपको नहीं बताना चाहते। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से ज़ायोनियों के खिलाफ हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 25 हमले किए गए हैं, यानी तकरीबन हर एक घंटे में एक हमला इजराइल के खिलाफ दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ इराक से अमरीकी फौज को बाहर निकालने की आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। सीरिया भी अमरीकी फ़ौजों को बाहर करने की मांग कर रहा है। इस सब के बीच इजरायली मीडिया कबूल कर रहा है कि उसकी फ़ौज की ताकत बुरी तरह से कम हो रही है। हम आपको बताएंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है। उधर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से खबर है कि सऊदी अरब और ईरान समेत 6 मुल्कों को ब्रिक्स में मेंबर के तौर पर शामिल करने का फैसला लिया गया है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए सबसे पहले ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की खबर आपको बता देता हूं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान 6 मुल्कों सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिस्र और इथियोपिया को मेंबर के तौर पर शामिल करने का फैसला लिया गया है। भारत, चीन और रूस समेत सभी मुल्कों ने नए मुल्कों का खैर मकदम किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी नए मेंबर्स को शामिल करने को सपोर्ट किया था। जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस से पहले तक तकरीबन 40 मुल्कों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दरखास्तें दी थीं। ब्रिक्स में अब तक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल थे। इस बार ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये माना जा रहा था कि जोहान्सबर्ग में इसके फैलाव पर अहम फोकस रहेगा। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नए मेंबर्स को शामिल किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी नए मेंबर्स का खैर मकदम किया है। ब्रिक्स में नए 6 मुल्क 1 जनवरी 2024 से मेंबर बन जाएंगे। आपको बता दूं कि ब्रिक्स ऐसे मुल्कों का ग्रुप है जिसकी इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मांग है। अल्जीरिया से अर्जेंटीना तक कम से कम 40 मुल्कों ने इसमें शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है। इसकी तरफ बहुत से मुल्कों की दिलचस्पी की वजह इसकी बढ़ती इकोनॉमिक ताकत है। 5 ब्रिक्स मुल्कों का जॉइंट सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP अब G7 मुल्कों से ज़्यादा है। ये दुनिया की GDP के 26% के हिस्सेदार हैं। इसके बावजूद उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में सिर्फ 15% वोटिंग का हक हासिल है। ईरान का कहना है कि ब्रिक्स तिजारती कोऑपरेशन और एक तरफावाद का मुकाबला करने में कॉमन मकसद के साथ आज़ाद मुल्कों को एक साथ लाने में कामयाब रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये उभरती ताकतों में से एक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्तकबिल में दुनिया में ब्रिक्स मुल्कों का दबदबा बढ़ने के इम्कान हैं। इससे रूस और चीन का वेस्टर्न मुल्कों के साथ और ज़्यादा तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स के लीडर्स बदलती दुनिया में एक आज़ाद रास्ता तलाश करना चाहते हैं। आइए अब चलते हैं वापस मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ। वेस्ट बैंक में इजरायली फौजियों और शिद्दत पसंद यहूदियों के खिलाफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। फारस टुडे ने बताया है कि फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने 24 घंटे के अंदर 25 ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इनमें 4 जगहों पर फायरिंग, धमाकाखेज मटीरियल फेंकने, पेट्रोल बम फेंकने और 2 ज़ायोनी गाड़ियों को तबाह करने जैसे हमले शामिल हैं। फ़िलिस्तीनी सोर्सेज ने बताया है कि वेस्ट बैंक में कम से कम 10 जगहों पर इजरायली फौजियों से फ़िलिस्तीनियों की झड़प हुई है। हाल ही में कुछ दिन पहले खबर थी कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल के खिलाफ 24 घंटे में 19 हमले किए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के सलाहकार और साबिक फॉरेन मिनिस्टर अली अकबर विलायती ने 2 दिन पहले हमास, जिहाद-ए इस्लामी और लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर्स को इजराइल के खिलाफ हालिया कामयाबियों के लिए मुबारकबाद दी थी। हालिया दिनों में इजरायली फौजी और ज़ायोनी बस्तियों में रहने वाले शिद्दत पसंद यहूदी फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनियों का रेजिस्टेंस भी बहुत तेज़ी से मजबूती और फैलाव की तरफ बढ़ रहा है।
उधर इराक और सीरिया में अमरीकी फ़ौजियों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अमरीकी फ़ौजें दाइश टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के बहाने इन दोनों मुल्कों में मौजूद हैं। पारस टुडे के मुताबिक इराक की वॉलंटरी फोर्स हशदल शाबी का हिस्सा समझी जाने वाली हिजबुल्लाह ब्रिगेड, जिसे कताइब हिजबुल्लाह भी कहा जाता है, और असायब अहलुल हक ने अमरीकी फ़ौजों को मुल्क छोड़ने के लिए कहा है। हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने कहा है कि वो अमरीकी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि इराक के कुछ शहरों में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि काबिज़ अमरीकी फ़ौज को इराक में बनाए रखना चाहता है। इराक़ी हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने कहा है कि ताकत का दिखावा ख़तरनाक होगा और अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस लड़ने का फैसला करती हैं तो वे इलाके में उसके नापाक प्लान्स को तबाह कर देंगे। इराक़ी हिजबुल्लाह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सूडानी ने कहा है कि उन्हें अब इराक़ में टेररिस्ट ग्रुप दाइश यानी ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए गैर मुल्की फ़ौजों की ज़रूरत नहीं है। इराक़ में इस वक्त तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। इसी तरह से असायब अहले हक के सेक्रेटरी जनरल कैस खजली ने कहा है कि इराक़ में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों का ख़ास मकसद इजराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों को निकाल बाहर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कैस खजली का कहना है कि इराक़ या इलाके में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी का ताल्लुक़ इराक़ की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने या दाइश को तबाह करने से नहीं है, हालांकि वे इसी बहाने से यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। इराक़ के वेस्टर्न सूबे अल अंबार की ऐन अल असद छावनी और कुर्दिस्तान में तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। उन्होंने इराक़ के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कैस खजली ने कहा कि अमेरिका अब मजबूत नहीं रह गया है। इराक़ और इलाके में उसकी कोई धाक बाकी नहीं है। अब वो मिडिल ईस्ट में अपने असर को बढ़ा नहीं पाएगा। हम कभी भी इराक़ के अंदर अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफा नहीं होने देंगे। इसी दरमियान न्यूयॉर्क से ईरान टीवी के एक जर्नलिस्ट अली रजबी ने खबर दी है कि सीरिया के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में शिकायत की है कि सीरिया के अंदर अमरीका हथियारबंद ग्रुप्स और उनके जरिए की जाने वाली तेल की चोरी को सपोर्ट कर रहा है। अमरीका सीरिया और इलाके में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इन ग्रुप्स को इस्तेमाल कर रहा है। इस मीटिंग में सीरिया के मामलों में यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे ने कहा कि सीरिया में लोगों की माली हालत खराब हो रही है। सीरिया के एम्बेसडर ने कहा कि लोगों की माली हालत बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि सीरिया पर गैर कानूनी पाबंदियां हटाई जाएं और गैर मुल्की फ़ौजी सीरिया से वापस जाएं। इस पर अमरीकी एम्बेसडर का कहना था कि जब तक सीरिया के सियासी हालात अमेरिका के इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं ढल जाते, सीरिया के खिलाफ पाबंदियां जारी रहेंगी। इस मौके पर ईरान के एम्बेसडर ने कहा कि हम सीरिया की ज़मीन से गैर मुल्की फ़ौजियों के बाहर निकलने की सीरियाई सरकार की कानूनी मांग को सपोर्ट करते हैं। आइए अब इजरायली मीडिया में होने वाली उस चर्चा के बारे में आपको बता दूं जिसमें कबूल किया जा रहा है कि उसकी फ़ौजी ताकत लगातार कमज़ोर हो रही है। इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? इजराइल के हेब्रू ज़बान के अखबार एदियोत अखरोनोट ने कहा है कि फ़ौज की आधी ताकत वेस्ट बैंक के इलाके में फ़िलिस्तीनी लड़ाकों से लड़ते हुए ख़त्म हो गई है। इजरायली फ़ौज की भारी नफरी वेस्ट बैंक में तैनात है, जो पिछले 15 साल में कभी नहीं रही। यदियोत अखरोनोट ने 35 इजरायली फ़ौजियों और ज़ायोनी बस्तियों के शिद्दत पसंद यहूदियों की तस्वीरें छापी हैं जो इस साल में फ़िलिस्तीनी लड़ाकों से लड़ाई में मारे गए हैं। 2022 में मारे गए इजरायलियों की तादाद 33 थी, जबकि इस साल 8 महीने में ही उनकी तादाद 35 से ज़्यादा हो चुकी है। अगर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी इजराइल की मदद ना कर रही होती तो इजराइल की हालत और ख़राब होती। वेस्ट बैंक में बसाए गए 5 लाख यहूदियों को सिक्योरिटी देना इस वक्त नामुमकिन हो गया है, जो 30 लाख फ़िलिस्तीनियों के बीच रहते हैं। इजराइल में नई सरकार बनने के बाद से टकराव और इख्तलाफ की हालत बनी हुई है। इतामार बिन गवीर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं और बड़े शिद्दत पसंद माने जाते हैं। वो फ़ौज के मामलों में दखल दे रहे हैं और कोशिश में हैं कि फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ लड़ाई तेज़ हो सके। उनकी कोशिश वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्ज़ा करने की भी है। जब से ज़्यादा शिद्दत पसंद इजराइल की हुकूमत में पहुँचे हैं, फ़ौजी अफसरों पर
काफ़ी हद तक दबाव है, जिससे फौज के अंदर बहुत नाराज़गी पाई जाती है। साबिक डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि इजरायली फौज को तुम्हारे जुडिशियल ओवरहॉल की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले एयरफोर्स के कमांडर तोमर बार ने कहा था कि फौज की जो हालत हो चुकी है वो कभी नहीं रही, इसकी ऑपरेशनल ताकत ख़त्म हो चुकी है। मोसाद के चीफ डेविड बर्निया ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी है। अंदरूनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने में हमें सीरियस चैलेंजेस का सामना है। शिद्दत पसंद यहूदी इस वक्त हथियारों से पूरी तरह लैस हैं और फ़िलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनियों का रेजिस्टेंस भी मजबूत हो रहा है। इसका नतीजा है कि वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली फ़ौज की मौजूदगी बढ़ी हुई है। इसराइल का अखबार यदियोत अखरोनोट आगे लिखता है कि इस वक्त ज़ायोनी हुकूमत खुद को फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के घेरे में पाती है और उसका दम घुट रहा है। फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने हालिया लड़ाइयों में साबित कर दिया है कि वे ज़ायोनियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसका ये मतलब है कि इजरायली हमलावर पॉलिसी की वजह से फ़िलिस्तीनियों का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और उसे दबाने के लिए इजराइल फ़ौज की तैनाती बढ़ा रहा है। ये एक तरह ऐसा खतरनाक चक्कर है जिसमें इजराइल बुरी तरह से फंसा हुआ है। आपने देखा कि अब इजराइल का मीडिया खुद अपनी फौज की कमजोरी को तस्लीम कर रहा है। अब से पहले इजराइल ने प्रोपेगेंडा करके दुनिया को बताया हुआ था कि उसकी फौज को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने उसकी हालत ख़राब की हुई है। हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से फ़िलिस्तीनी लड़ाकों को लगातार मदद जारी है। इस तरह से इजराइल का मुस्तकबिल तबाही की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।